उम्मीद करी थी कि लास्ट बस 2-3 लेक्चर और हैं। तो अब साहब आज के दिन पे डिटरमिनेंट में पिछली बार हम लोगों ने शायद मेरा जहां तक ख्याल है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कोई चीज शायद क्रैमर रूल करा था, याद है आप में से किसी को? हाँ, वेरिएबल्स, अरे वेरी गुड वेरी गुड। तो आप में सभी को ये भी ध्यान होगा कि पिछली बार हम लोगों ने जब बात खत्म करी थी तो उस समय पर 3 वेरिएबल की होमोजीनियस इक्वेशंस के ऊपर चर्चा हो रही थी। 3 वेरिएबल की होमोजीनियस इक्वेशन। अभी 3 वेरिएबल की होमोजीनियस इक्वेशन आप में सभी को याद होगा, होमोजीनियस इक्वेशन होने पर राइट हैंड साइड पे 0 0 0 होता है, ठीक है ना? तो उसके केसेस थोड़े से अलग थे क्योंकि उसमें D1 D2 D3 तो परमानेंटली 0 होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक देखा जाए तो D1 हम जिस कॉलम से बनाते हैं वो पूरा ही 0 हो जाता है। तो उस केस में हमारे पास में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस के, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस अपने आप में तब होता है, आप में सभी को याद होना चाहिए, होमोजीनियस के अंदर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तब होता है जब उसका D 0 हो, राइट है? तो सबसे पहले उसी का क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साहब, ये सबसे ज्यादा चलने वाला क्वेश्चन है जो सबसे पहले कराया जाता है। अगर भाई आप इसका क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें क्योंकि इस साइड में 0 है तो बट ऑब्वियस है कि अपने आप में होमोजीनियस इक्वेशन है। आई एक्सपेक्ट कि अब आप में से सभी लोग, चाहे बायो के हैं चाहे मैथ्स के हैं, आप सभी लोगों को ये बात समझ में आने लगी होगी। और क्योंकि ये होमोजीनियस है और मैंने जैसे बोला होम इसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो नॉन ट्रिवियल सुनते ही D = 0। अब D = 0 होने का मतलब ये है कि मैं वाकई में D निकालूंगा, और जब मैं D निकालूंगा तो D निकालने के लिए उम्मीद है आप में सभी को याद होगा लैम्डा cos थीटा, यहाँ पे 1, यहाँ cos थीटा, यहाँ पे sin थीटा, और यहाँ पर -1, यहाँ sin थीटा, और यहाँ माइनस cos थीटा करेंगे, और फिर अपन इसका = 0 करेंगे। तो जब ऐसा करेंगे तो लैम्डा इधर ले लेते हैं। इस बार मैं पुराने तरीके से निकल जाता हूं, तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे माइनस का cos² थीटा माइनस का sin² थीटा। वेरी गुड। फिर माइनस का cos थीटा ब्रैकेट के अंदर मुझे दिख रहा है माइनस cos थीटा प्लस का sin थीटा, दैट्स गुड अगेन। और लास्ट में मुझे दिख रहा है cos थीटा, और cos थीटा के ब्रैकेट में मुझे दिख रहा है sin थीटा प्लस cos थीटा। ओके, और ये सब = 0 करना है क्योंकि मुझे D = 0 करना है। तो ये पार्टी तो शायद मेरा -1 आ रही है, तो यहां से माइनस का लैम्डा आता दिख रहा है। अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मुझे प्लस का cos² थीटा और माइनस का sin थीटा cos थीटा देता हुआ दिख रहा है। वेरी गुड। अगेन में यहां से मुझे sin थीटा cos थीटा आते दिख रहा है, और प्लस में cos² थीटा आता दिख रहा है, जो कि बड़ा अच्छा सा लग रहा है मुझे कि हाँ साहब यहां तक की बात तो बराबर गई। एक सेकेंड, माइनस का cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस का sin थीटा, दैट्स वेरी फाइन। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए साहब। तो फिलहाल अगर मुझे दिख रहा है तो लैम्डा बराबर में भाई लैम्डा बराबर में मुझे दिख रहा है 2 cos² थीटा। क्या बात है, ठीक है ना? और मेरे को लगता है कि शायद अपन बिल्कुल सही सोच रहे हैं जब हमने इसे 0 करा, इसको सॉल्व करने पे लैम्डा बराबर में 2 cos² थीटा आया। अच्छा, अब लेकिन क्वेश्चन को उसने 2 पार्ट में बांटा। एक तो कहता है लैम्डा में थीटा की टर्म्स में दीजिए, लीजिए 2 cos² थीटा। आगे कहता है नहीं नहीं चलो ठीक है, आपने दे दिया। आगे बोलता है ऑल्सो फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा। ओहो, अभी ने लैम्डा की रेंज भी चाहिए, मैंने 2 cos² थीटा की रेंज चाहिए। ये तो शायद मेरा ना ख्याल हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि cos² थीटा 0 से 1 में होता है। क्या याद है आपको? तो 2 cos² थीटा कहां से कहां में होगा बोलो? 0 से 2 में। और अगर ऐसा है तो लैम्डा की रेंज भी, क्योंकि ये तो लैम्डा के बराबर है ना, तो लैम्डा की रेंज भी 0 से 2 हो जाएगी। तो एक और क्वेश्चन फिनिश। ओके, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल, हाँ, अपने आप में देखा जाए तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। दिखने में थोड़ा सा गंदा सा लग सकता है लेकिन होते नहीं है इसके क्वेश्चन मुश्किल। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन तो वाइंड अप करें, ठीक है? अब इसके जैसा एक और क्वेश्चन भी है जिसके ऊपर अभी बात करता हूं। पहले आप यहां तक एक बार काम खत्म कर ले, फिर आगे चलता हूं, है ना? आई एक्सपेक्ट कि आप में से सभी लोगों ने भिड़ते ही चालू कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि हम लोग 1 घंटे के अंदर 1.5 घंटे का काम करने की सोचते हैं, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, मेहनती बच्चे हैं अपन, मैं भी मेहनती हूँ, आप भी मेहनती हैं, ऐसा अपन मान करके चलते हैं, अपन करके दिखाएंगे, ठीक है? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए साहब, अगला क्वेश्चन में पहली चीज जिस पे नजर पड़ने वाली है वो है 8 5 4, जो कि बता रहा है कि ये एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। इसका सीधा मतलब आप D निकालोगे, D1 निकालोगे, D2 निकालोगे और D3 निकालोगे, उनके बगैर आपका पार नहीं लगेगा। पहली चीज तो ये पक्की होगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसने एक साथ में तीनों क्वेश्चन पूछे हैं, यूनिक, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन। कहानी किसी भी रास्ते से D का पैर पड़ना स्वाभाविक है साहब। तो दूसरा सबसे पहला काम जो होगा वो D निकालना। D की अगर हम लोग बात करते हैं 2p6 1 2 q, अगला 1 1 3, ऐसा होगा, सही है? और अगर हम लोग अपना वही डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल की बात करते हैं तो 12 प्लस के अंदर इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन दे रहा है क्यूब,
प्लस में इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन दे रहा है प्लस का 6, माइनस में अब अगर देखा जाए इसको साफ कर लिया, इसको साफ कर लिया, इसको साफ कर लिया, ज्योमेट्रिकल डायगोनल फिर दे रहा है 12, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन दे रहा है 2q, और प्लस में इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन दे रहा है 3p। क्या बात है। अच्छा ये 12 से तो 12 कैंसिल आउट हो गया है ना सब। pq और इसमें से अगर देखा जाए तो कॉमन आ रहा है q, अंदर बच रहा है p माइनस 2, 6 और इसमें से कॉमन आ रहा है 3, अंदर बच रहा है 2 माइनस p, और अगर मैंने तो p माइनस 2 करने पे यहां हो जाएगा माइनस 3, और फाइनली फिर से p माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा q माइनस 3। इस तरह से हमने फटाफट से 40-50 सेकंड के अंदर, लगभग 1 मिनट मान लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, डी निकाल लिया सब। तो इस तरह से अगर हमने डी निकाला तो ये डी तो हम यहां पे बता भी सकते थे कि हमने भी निकाल रखा है। अब डी निकालने के बाद इसी तरह D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे, D3 निकालेंगे। हम सिर्फ चीजों को रिवाइज करें, कल हमने काफी क्वेश्चन कर लिए थे, बस सिर्फ याद दिलाता हूं, D1, D2, D3 ये आएंगे। अब ये जो D1, D2, D3 आए, उसके बाद आगे चलेंगे, उससे पहले कुछ याद करते हैं। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन अगर आपको याद रखना है तो आप बेसिक में जाने की बजाय, मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं तो मैं आपको यही बताने के लिए करवा रहा हूं कि किसी टाइम पे हमने ax बराबर b देखा था, उम्मीद है आपको याद होगा, x बराबर में b बाई a देखा था, उम्मीद है आपको ये भी याद होगा। इससे दो बातें निकली थी, या तो a 0 होगा या a 0 नहीं होगा। तो पहले a नॉट इक्वल टू 0, a 0 ये देखा था, उम्मीद है इतना तो याद होगा। अच्छा अगर आपको ये याद है तो यही तीनों का मेन सोल्यूशन, तीनों का मेन आधार बन जाएगा। आप अगर भाई इसे याद रखते हैं तो आपको तीनों याद रहेंगे। इससे दो बातें होंगी, जब a 0 नहीं होगा तो दो बातें होंगी, या तो आपके पास में ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा या आपके पास में नॉन ट्रिवियल आएगा, इसके सिवा कुछ नहीं होता। आप पीछे जाकर अपने नोट्स को देखना। तो इसका मतलब ये कि यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए a नॉट इक्वल टू होना जरूरी है। अच्छा a इक्वल टू 0 होने पर क्या होता है, a इक्वल टू 0 होने पर हम इसे 0 इंटू एक्स बराबर b करके लिखते हैं। फिर से दो बातें होती है, या तो b 0 होगा या b 0 नहीं होगा। अगर भाई तो b 0 है तो फिर हम कहेंगे 0 इंटू एक्स बराबर 0 होगा, उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। अच्छा अब इसका सर D1 D2 से क्या लेना देना, हाँ तो अब इसीलिए मैंने ax बराबर b याद कराया था। आप थोड़ा सा अगर अपने काम को घटाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, क्या बोला मैंने, थोड़ा सा अपने काम को कम करना चाहते हैं, तो इस छोटे रास्ते से निकलना सीखिए। ये जो ax बराबर b है, थोड़ी सी देर के लिए इसको dx बराबर में d1 की नजर से देखिए, और इसी में dy बराबर d2 भी देखिए, इसी में dz बराबर में d3 भी देखिए, पहली चीज है ना। अच्छा अब अगर a नॉट इक्वल टू 0 है तो a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, d को, तो ये अपने आप में यूनिक सॉल्यूशन का केस थे दोनों, ये दोनों चाहे ट्रिवियल हो चाहे नॉन ट्रिवियल हो। तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में a नॉट इक्वल टू 0 माने d नॉट इक्वल टू 0, ऐसे याद रखना है। अच्छा ये जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसमें b भी 0 है और a भी 0 है, और b किसका रोल निभा रहा है, b यहां पर d1 का रोल निभा रहा है, D1 का भी, D2 का भी और D3 का भी। तो अगर B 0 है तो इसका मतलब D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 0 है, और A अगर 0 है तो D भी 0 है। इसका सीधा मतलब ये कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हालांकि हमने इस पे बहुत क्वेश्चन करे थे इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने पे D बराबर D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 0 होगा, रटना नहीं है। वो अपना जो चार्ट है उसी को 2-3 बार बना के देखना है खुद ब खुद। जैसे आप बनाएंगे खुद ब खुद चीजें, जैसे आप बनाते जाएंगे ना, एक बार पहली बार नहीं बनेगा, दूसरी बार तीसरी बार में आपको क्लिक भी करने लगेगा और बनने भी लगेगा, और उससे आप मिलाना भी सीख जाएंगे एक। अच्छा तो b नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब ये कि d1 d2 d3 में से कोई एक बागी हो गया, d1 d2 d3 में से कोई एक बागी हो गया, और अगर d1 d2 d3 में से कोई भी एक जना अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया, और उस केस में अगर d ने 0 कह दिया, तो 101% नो सॉल्यूशन आ रहा है। तो पहली चीज यूनिक सॉल्यूशन के लिए d इक्वल टू 0, d नॉट इक्वल टू 0। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए d बराबर d1 बराबर d2 d3 सब 0। अच्छा और आता है लास्ट वाला नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में d 0 हो और d1 d2 d3 में से कोई एक भागी हो, ठीक है, और ये बात हम लोग अब याद रखेंगे, ठीक है, समझना, रेडी। तो पहला केस d नॉट इक्वल टू 0, d 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा अगर d 0 नहीं होना चाहिए तो इसको आगे लेके चलते हैं, रेडी। अगर मैं इसे आगे लेके चलता हूं तो मुझे पता चलता है यूनिक सॉल्यूशन केस में d नॉट इक्वल टू 0। अच्छा d अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब p की वैल्यू, क्योंकि d क्या चीज थी, d अपने आप में p माइनस 2, ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस केस में हमारे को पता चलता है p 2 नहीं है और q की वैल्यू 3 नहीं है, सीधी बात।
तो हमारे पास में आंसर क्या है? आंसर है पी आर माइनस टू और क्यू, और दूसरी तरह से देखा जाए तो क्यू आर माइनस थ्री। इन दोनों को हटा दो तो अपने पास में यूनिक सोल्यूशन आते रहेंगे। तो बहुत मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान था। पी की वैल्यू ये और क्यू की वैल्यू ये, इनके सिवा कोई भी नंबर ले लो, हर केस में यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं, दूसरा क्या था? दूसरा था इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सर डी बराबर डी वन बराबर डी टू बराबर डी थ्री बराबर जीरो सब होना चाहिए। तो एक ऐसा पत्ता फेंकें जिसमें सारे जीरो हो जाएं। D2 तो भैया जीरो है ही, उसको तो छोड़ दो आप। ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो और ये भी जीरो। और अरे ये तो बाई चांस शायद मेरे से ही गलत लग गया, ये और ये तीनों में एक जैसे हैं, तो P बराबर 2 से काम चल जाएगा सर। और Q का क्या होगा? Q के नाम पे कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? P को 2 ले लिया तो वैसे ही जीरो बना देगा। ये बात, हाँ हमारे को सारे जीरो करना है तो सिर्फ P इज 2 लो। Q तो कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो ना, Q बिलोंग्स टू R। हर हालत में सारे के सारे ब्रैकेट, सारे के सारे D1 D2 D3 जीरो हो जाएंगे। और यही वो पूछना चाहता है। इस पे सबसे ज्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस होते हैं, प्लीज इसे ध्यान से समझना। ये आप याद रख के जाना कि आखिरकार मैंने ऐसा क्यों कहा। मैंने कहा P इज इक्वल टू 2 इज द ओनली पॉसिबिलिटी एंड एडिक्वेट पॉसिबिलिटी। ये अपने आप में एडुकेट है, मतलब ये कि अपने को सोचने की जरूरत नहीं, इनफ है, ठीक है ना। तो ये अकेली ऐसी पॉसिबिलिटी जिसको अगर आपने कर लिया तो D बराबर D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर सब जीरो हो जाएगा, सब माया हो जाएगा एकदम से। अच्छा सर, और नो सॉल्यूशन के केस में क्या चाहिए भाई? नो सॉल्यूशन के केस में हमें कुछ ऐसा चाहिए जब D तो जीरो हो जाए परंतु D1 D2 D3 में से कोई एक नॉन जीरो हो जाए। नो सॉल्यूशन के लिए D जीरो हो जाए और D1 D2 D3 में से कोई एक नॉन जीरो हो जाए। ऐसा क्या हो सकता है सर? देखो, D को जीरो करना है तो मैं सोच रहा हूं Q को 3 रख दो, लेकिन जब Q 3 होगा ना, ये तो सरकारी तौर पे जीरो है, Q के 3 होने पे ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये भी जीरो नहीं होगा क्योंकि मैंने Q को 3 रखा है, P के बारे में तो मैं कोई कमेंट कर ही नहीं रहा। अच्छा, और सर P2 आ गया तो हाँ, अब दूसरी चीज सुनो। दूसरा ये कि Q को तो 3 ले लो और P को मना करा दो कि अब 2 नहीं हो, आप 2 नहीं हो अब, क्योंकि 2 हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो आप यहां पे बोल दोगे P नॉट इक्वल टू 2, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये तो खैर जीरो है, आप इसको रोक नहीं सकते। इधर आपने बोल दिया P नॉट इक्वल टू 2 और Q की वैल्यू 3 है, तो ये तो वैसे भी नॉन जीरो हो गया और ये भी नॉन जीरो हो जाएगा, तो फाइनली ये भी नॉन जीरो हो जाएगा। अच्छा, लेकिन Q अगर P की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 है तो ये तो नॉन जीरो हुआ परंतु ये जीरो हो गया, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो इंटू नॉन जीरो, फिलहाल अभी भी ये जीरो दे रहा है। तो इसका मतलब ये कि एक ऐसा केस हो गया जिसमें D तो जीरो हो रहा है परंतु बाकी सारे जीरो नहीं हो रहे। तो इसका मतलब इस केस में हमारे को क्या लेना चाहिए? Q को 3 लेना चाहिए और P को नॉट इक्वल टू 2 लेना चाहिए, राइट है। तो ये तो हुआ बहुत अच्छी सी बात। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। बस मैं आपको सिर्फ याद दिला दूं, ये होमोजीनियस है। नॉन ट्रिवियल के लिए D इक्वल टू 0 करना काफी होगा। और D के लिए क्या करना है साहब? D के लिए वापस याद दिला देता हूं, 2 3 माइनस 2 2 माइनस 1 3, यहाँ पे 7 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देते हैं, आ जाइए। और अगर ऐसा 0 करते हैं तो ये करने पर मुझे दिख रहा है 2, है ना, और ट्राइंगल में ये दिख रहा है 21 इंटू 3 63, प्लस में ये वाला ट्राइंगल मुझे दिखा रहा है माइनस का 4 लैम्डा, ठीक है ना, माइनस का 4 लैम्डा, ठीक है, माइनस। अब ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, और ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन दिखा रहा है माइनस का 14। अच्छा, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन दिखा रहा है, ठीक है, यहां से दिखा रहा है प्लस का 14, और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे दिखा रहा है 6 लैम्डा प्लस, ठीक है ना भाई। अच्छा, और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे दिखा रहा है माइनस का 6। दैट्स ग्रेट, है ना। और इसको इक्वल टू 0 करना है तो कहने का मतलब यहां से हो जाएगा 63 और 2 65, 65 में से 8 गया, ठीक है, तो 57, तो 57 और यहां से आ जाएगा माइनस का 10 लैम्डा। तो ओहो, लैम्डा बराबर में 57/10 इज माय आंसर। बड़ा क्वेश्चन था लेकिन पुराना क्वेश्चन था, फिर से 2 डाला तो हो सकते थे, बिल्कुल बनता था। हमने इतना सारा काम किया है, आखिरकार किसके लिए किया? सिर्फ इसी के लिए। तो बाकी चीजों को याद कर लें, रिवाइज हो जाए और फिर अपन आगे चले, हमारे नोट्स सबसे सुपर बने। चलिए साहब, सबसे पहली चीज अगले टाइटल की ओर बढ़ने से पहले, और उसका नाम है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का वो टाइटल है ना जिसने हमें ये लेक्चर लेने के लिए मजबूर कर रखा था। एक्चुअली में क्या था ना, एडजॉइंट खत्म तो हो गया था लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो डिटरमिनेंट के स्टार्ट होने के बाद अगर बाय द वे चालू होती तो डिटरमिनेंट का फ्लो टूट जाता।
तो डिटरमिनेंट का फ्लो बचाने के लिए हमको इसको पीछे लिखना पड़ेगा, और ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट एक ही चैप्टर है, तो चीजें आगे पीछे रखी जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। तो साहब करा क्या जाए, चालू करते हैं। किसके ऊपर बात करना? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट उम्मीद है अभी भी याद होगा। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? याद है, कोफैक्टर बनाते हैं और कोफैक्टर पे दया कुछ गड़बड़ करके ट्रांसपोज मार देते हैं, उससे हमारे पास में एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाती है। क्या 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 भूल गए थे, भूल गए थे, भूल गए थे, ऐसी फील आई मुझे। क्या 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 किया अपन ने, क्या किया पहले? तो क्या किया पहले, हर किसी का कोफैक्टर निकाला। अच्छा चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आप भूले नहीं थे तो देखिए, आप भूल गए थे, मेरे हिसाब से आप भूल गए थे, चीटिंग तो नहीं करोगे ना? चलो देखो मैं आपके सामने बोलता हूं 2 - 3 4 और 1, सही है? बताइए साहब, इसका अगर ये ए है तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की मैंने सुपर ट्रिक बताई थी, याद है आपको? पहला क्या बताया था? पहला बताया था ये वाली पार्टी को कर दो एक्सचेंज, है ना? याद है ना? और इसका कर दो साइन चेंज, माने चेंज चेंज कर दो। क्या क्या करना है? इन दोनों को कर देना इंटरचेंज, इनको कर दो इंटरचेंज, बोले तो 1 ऊपर 2 नीचे, और इन दोनों का कर दो साइन चेंज, और यहां हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा -4। क्या है आपको बात समझ में आई? हाँ, ये बन जाएगा एडजॉइंट। एडजॉइंट के फायदे कहां मिलते थे? इनवर्स में। इनवर्स में क्या किया करते थे, याद दिलाओ? ए इनवर्स बराबर कितना सिखाया था मैंने? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अच्छा याद है ना, इनवर्स निकालने की पहली शर्त क्या थी? कि डिटरमिनेंट ए क्या 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 जीरो नहीं होना चाहिए, है ना? क्यों? और जीरो नहीं होता तो डिटरमिनेंट ए के जीरो नहीं होने पे हम ए को क्या बोलते हैं, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर? क्या? नॉन सिंगुलर। ओके, अगर भाई डिटरमिनेंट ए जीरो होता तो सिंगुलर। ओके, सिंगुलर होने पे इनवर्स नहीं बनता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? सबसे पहले निकालते हैं क्या? कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर निकालने के बाद दया कुछ गड़बड़ है, कहने का मतलब उसको ट्रांसपोज कर देते हैं, और ट्रांसपोज करते हैं हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की ट्रिक याद है आपको? एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की एक बहुत मैंने सुपर ट्रिक बताई थी, किसी को याद है? पहले दो कॉलम को इधर लाओ, फिर जो बड़ा बन जाए उसमें से पहली दो रो को नीचे लेके जाओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करो, टक 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 टक, मामला यूं चलाओ और यूं बिछाओ, यूं चलाओ यूं बिछाओ, यूं चलाओ यूं बिछाओ। मैंने सिखाया था, उम्मीद है। ठीक है, बहुत मेहनत मैंने इस चैप्टर के अंदर आपके साथ में की। वैसे मैं हर चैप्टर में आपके साथ बहुत मेहनत कर रहा हूं, और आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो फिलहाल अपन दोनों के बीच की बड़ी बड़ी बातों को करते हैं किनारे। एडजॉइंट की जितनी प्रॉपर्टीज हैं मैं आपको एक एक करके बोल के दिखा देता हूं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में डिटरमिनेंट ए आई होता है, और a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपस में आगे पीछे हो सकते हैं। मैंने एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी दे रखा हो तो भी चलेगा। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है क्या? कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। सही है। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। चौथी प्रॉपर्टी कहती है सिंपल, बिना डिटरमिनेंट के एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए। ओके, पांचवी प्रॉपर्टी कहती है कि एडजॉइंट में अगर ए के ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालोगे तो बेस्ट है कि एडजॉइंट ए निकाल के ट्रांसपोज कर दो। राइट है, पांचवी प्रॉपर्टी। छठी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपने एडजॉइंट में ए इंटू बी किया तो इट इज इक्वलेंट टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये बिल्कुल ट्रांसपोज की तरह खुलता है, उल्टा, है ना? ए बी सी होते तो सी पहले आता, फिर बी आता, फिर ए आता, पहले एडजॉइंट ऑफ सी आता, फिर एडजॉइंट ऑफ बी आता, फिर ए आता, उल्टा खुलता है, उल्टा। सेम वे में अगर एडजॉइंट के अंदर किसी स्केलर क्वांटिटी के की ए से मल्टीप्लाई हो जाए तो हम उस के को बाहर निकालते समय के की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं। ठीक है, याद रखना, के की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं। तो ये तो हुआ पहली बात। अब जरा एक और बात सुनो, ये तो हमने जो किया वो लिखा, मतलब मेरे साथ साथ आप लिख रहे थे और मैं बोलता जा रहा था, धीरे धीरे आपने लिख लिया। अब लेकिन ये बात यहां तक नहीं थी, इसमें जो पहली चार है ना, ये तो बिल्कुल आप समझ लो कि भाई बिल्कुल आप मर्डर कर देंगे ये, अगर आपको याद नहीं हुआ तो, और ये याद भी नहीं होती। तो इन्हें मैं जरा अपने तरीके से बोल के दिखाता हूं, शायद आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए साहब, अब मैं आपको इन्हीं पहली चार प्रॉपर्टी के ऊपर बताता हूं कौन कौन सी प्रॉपर्टी। चार प्रॉपर्टी पहले दिखाता हूं, सही है? क्या जैसे बोल रहा हूं वैसे सुनना। मैं इन्हें कैसे देख सकता हूं जिससे मुझे याद हो जाए, मुझे याद हो जाना चाहिए बस, पहली बात। ठीक है ना? पहली बात बड़े ध्यान से सुनना घर में, ठीक है ना? बड़े ध्यान से सुनना जो तरीके से मैं बोल रहा हूं। ठीक है, आप इसे ऐसे देख सकते हैं, आ डीजे आ। अगर आपने डीजे को बुलाया कि आइए डीजे भैया आइए, और वो आए,
डिटरमेंट माने घर, ये है ना, ये घर है, आर डीजे आ। तो अब उसने क्या किया, आपके घर के बाहर एक n-1 पावर का स्पीकर लगा दिया और आप गाने सुन रहे हैं मस्त होकर के। अच्छा, अगर आपने यही आवाज आ डीजे आ 2 बार लगा दी होती, आ डीजे, ठीक है, आ डीजे आ, अगर आपने 2 बार घर में बैठ करके आवाज लगा दी थी आ डीजे आ, तो फिर वो आपके घर के बाहर n-1 पावर के 2 स्पीकर लगा के चला जाता। अच्छा, यही अगर आपने खुले में आ डीजे आ बोला होता, तो वो आपके घर के पावर एक छोटा सा, एक कम पावर का माने n-2 पावर का स्पीकर लगाता, जिसको सुनने के लिए आपको उसके सामने ही बैठना पड़ता। क्या क्या, दोबारा बोलता हूं, दोबारा से सुनिएगा, दोबारा से सुनना। क्या क्या बोले, क्या बोले, ऑडियो ऑन, बिल्कुल ढूंढो कहां है ऑडियो, कैसे ऑन करते हैं, सुनो। देखो, घर के अंदर बैठ करके अगर आपने लिखा, बोला आ डीजे आ, तो आपके घर के बाहर एक n-1 पावर का स्पीकर लगा के चला जाएगा। अगर आपने घर के अंदर बैठ करके आ डीजे आ 2 बार बोला, तो वो आपके घर के बाहर n-1 पावर के 2 स्पीकर लगा के चला जाएगा। मैं अच्छे से जानता हूं, आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर मैं आर डीजे आ 3 बार बोलूंगा तो आपके घर के बाहर वो n-1 पावर के 3 स्पीकर लगा के चला जाएगा। सच्ची, देख लेना आगे। अच्छा, और अगर आपने खुले के अंदर, मतलब अब बाहर घर नहीं है, अगर आपने खुले में आ डीजे आ बोला, तो वो आपके घर के बाहर, क्योंकि आपने खुले में बोला है तो ऑब्वियस सी बात है बाहर आवाज कम, तो एक कम पावर का माने n-2 पावर का स्पीकर लगा के जाएगा, और ये से और सुनने के लिए आपको सामने बैठना पड़ेगा, बाहर बैठना पड़ेगा। ओके, और पहली चीज, अगर आपने सिंपल आ डीजे आ ऐसा बोला, तो वो आपके घर के बाहर आइंग बोल के चला जाएगा। खैर मजाक में, ये तो डिटरमिनेंट ए इंटू आई, ठीक है। ओके, ये तो बेसिक 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी सब छोटे मोटे जो हैं, जो फिर भी बहुत आसानी से समझे जा सकते हैं, वो तो बहुत ही आसान है। एडजॉइंट में ए की पावर टी करो, तो एडजॉइंट ऑफ ए की होल पावर टी करो। अगला कहता था, एडजॉइंट में अगर आपने ए इंटू बी किया, तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ, ठीक है, ए हो जाएगा। एक बात, अगर आपने इसकी जगह पर एडजॉइंट में किसी स्केलर के साथ में मल्टीप्लाई होते देख लिया, तो जब स्केलर बाहर आएगा तो पावर में n-1, n यहां पर a का ऑर्डर है, ठीक है, इनटू एडजॉइंट ऑफ a छोड़ेंगे आप, राइट। तो बेसिक में अगर देखा जाए तो ये छोटी मोटी 7 छोटी छोटी कहानियां हैं, ठीक है, जिनको आपको याद रखना है। आई एक्सपेक्ट कि ये यहां तक की बात मजाक में ही सही, बेसिक 3 तो बहुत जो काम के थे वो तो आपने याद करे होंगे। अब ये कैसे आए, कहां से आए, क्या है, थोड़ा फटाफट वाला एक मैं आपको आइडिया दे देता हूं, ठीक है। तो अब ये जो प्रूफ है वो उतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये आप चाहें तो अपने ट्यूटर भैया से ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं, आप एक बार समझ लीजिएगा। तो पहली चीज, ए अगर अपने आप में एन ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट में माने आर डीजे में, है ना, एडजॉइंट में अगर ए का ट्रांसपोज हो, तो उसके लिए हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसका एलएचएस उठाते हैं, एलएचएस में हमने एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज करा, जिसमें ए क्या चीज है साहब, एक एडजॉइंट ऑफ ए खुद ही अपने आप में अगर ध्यान से देखोगे तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। अब उसका भी आप ट्रांसपोज कर दोगे तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज करने पे वापस कोफैक्टर आ जाएगा। राइट हैंड साइड में आप क्या कर रहे हो, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज कर रहे हो, एडजॉइंट ए खुद कोफैक्टर है, तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज है, तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज करने पे कोफैक्टर आएगा, माने दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब सेम। पहली चीज मैंने कहा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस जगह इंपॉर्टेंट होगा मैं चिल्ला चिल्ला के कहूंगा ये इंपॉर्टेंट है ना। देखो सुनो अगला, देखो जरा ध्यान से, ये वाकई में इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रॉपर्टी, आ डीजे आ, सिंपल ए आ, यहां पे आ 2 बार है ना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर में डिटरमिनेंट ऑफ ए आई। अब ये डिटरमिनेंट ये बहुत काम का, लिटरली बहुत काम का है। ये कैसे निकाला अपन ने, एक्चुअल में हमने सबसे पहले ए लिया, और हमें पता है एडजॉइंट लाने के लिए हमें कोफैक्टर की जरूरत है, तो हमने कोफैक्टर बनाया। कोफैक्टर के बाद में हमने क्या किया, कोफैक्टर को ट्रांसपोज किया, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। सही ना भाई, पहले ए निकाला, फिर कोफैक्टर निकाला, फिर ट्रांसपोज किया, हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमारे को क्या है ना, हमें इसकी वापस ए से मल्टीप्लाई करनी है। तो जैसे ही मैं इसकी ए से मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमको दुनिया में क्या दिखेगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट है ना भाई। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करने का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करना। तो मैंने ये दोनों की मल्टीप्लाई दिखा दी। तो देखो, जिस दिन आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो एक तरह से
इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रही है। देखो आप, A12 की C12 से, A13 की C13 से, और कभी भी एलिमेंट की अगर अपने कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लिकेशन का सम किया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी साहब? डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। और अगर यही काम आपने गलती से इसके साथ कर दिया कि जब आपने फर्स्ट रो के एलिमेंट की सेकेंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दी तो जीरो भी आ सकता है। तो आपने जब मल्टीप्लाई करी तो जैसे ही आपने इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, आपके पास फर्स्ट नंबर पे डिटरमिनेंट ए आएगा, और जैसे ही आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे आपके पास जीरो आ जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते फिर जीरो आ जाएगा। ये इतना शानदार प्रयोग है याद दिलाने का कि आपको हमेशा, अगर बाय द वे जो भी रो है उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से आपने कभी मल्टीप्लाई करी तो आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब आपने अगर बाय द सेकंड रो की फर्स्ट रो से करी तो क्या आंसर आएगा? जीरो, वो आना था। अगर आपने सेकंड रो की सेकंड रो के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम किया तो क्या आना था? डिटरमिनेंट ए आना था। वो डिटरमिनेंट ए भी आया। सही है। अच्छा, इसकी अगर आपने इससे करी तो फिर जीरो आया। तो यही आप करते चले गए तो ऐसा आया। अच्छा, मैट्रिक्स में, ये अभी आप मैट्रिक्स में खेल रहे हैं, डिटरमिनेंट में नहीं खेल रहे। अगर आप मैट्रिक्स में खेल रहे हैं तो आपको पता होगा कि किसी भी कांस्टेंट की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर सब में मल्टीप्लाई होती है। तो आप यूं समझो जैसे ये किसी ने ऐसे लिखा हुआ है, क्या ये किसी ने ऐसे लिखा है कि डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाइड विद 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप जैसे ही इस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करोगे तो सब में मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऐसे दिखेगा। तो इसका मतलब ये क्या चीज है? ये लिखा हुआ है डिटरमिनेंट ए इंटू ये लिखा हुआ है आई एन, है ना? आई एन का मतलब आई, बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये अपने आप में डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो लिखे हैं, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो इसके प्रूफ में एक बार जब इसका रिवीजन होता है ना और अपनी आंखों से आप देखते हैं कि तो बहुत काम की चीज है, वो इंपॉर्टेंट है कि आपने पूरी रो के एलिमेंट्स की उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई जब करी तब आपके पास में डिटरमिनेंट आया। और गलती से अगर सेकंड रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से कर दिया तो जीरो आ गया, थर्ड रो से कर दिया फिर जीरो आ गया, तो ऐसा चलता रहा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ये तो हुआ हमारे पास में क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर पहला पॉइंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। देखिए साहब, अब अगला आया क्वेश्चन। इससे पहले कि हम क्वेश्चन के अंदर एंटर करें, सबसे पहली चीज जिस पे नजर होनी चाहिए वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जो सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसी होती है, बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 1 1 होता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, माने कोई भी स्केलर हो सकता है। एग्जैक्टली अब यहां पर इसने बोला है कि जितने भी डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है उन सब की वैल्यू कितनी है? 2। तो इसका मतलब ये जरूर 2 0 0 0 2 0 है, तभी ये स्केलर मैट्रिक्स भी है और इनके डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 2 है। अच्छा, अब क्वेश्चन में ये दे रखा है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमें पता है आ डीजे आ का मतलब होता है डिटरमिनेंट a इंटू आई। तो मैं अगर बाय द वे इसका डिटरमिनेंट निकालता हूं, देखिए अभी तक तो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का अगर मैंने डिटरमिनेंट निकाला, ठीक है, तो ये अभी तक a है। अगर मैंने इसका डिटरमिनेंट निकाला तो डिटरमिनेंट a बराबर हो जाएगा डिटरमिनेंट में 2 0 0 0 2 0 0 0 2, और इसकी वैल्यू जो निकलेगी, क्योंकि हाँ सीधी बात, ये 2 का क्यूब निकलेगी 8, तो यहां से आ जाएगा 8 इंटू आई। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। खत्म, क्वेश्चन फिनिश। अरे ये बराबर में के आई लिख रखा है तो मैं इसको मैच कराऊंगा ना, k की वैल्यू कितनी आ गई? 8, तो k इज इक्वल टू 8 हो गया। सही है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। तो देखिए साहब, यही बात सुनने के लिए अपने कान तरसते हैं कि ये वाली बातें आपको पकड़ में आती जाएं। पहली स्केलर मैट्रिक्स ध्यान से सुनना, तो दूसरी बात ये कि अपने प्रिंसिपल डायगोनल के सारे वैल्यूज जो हैं वो 2 2 2 हैं। ठीक है, तीसरा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a जो हमने अभी भी सीखा था उसका अपन ने वापस से रिसाइकल कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, अगला। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स में अगले प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए साहब, अगला है कि अगर बाय द वे ए अपने में स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट के अंदर a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अगर देखा जाए तो अपन अपने मजाक के अंदर उसको क्या बोले थे, आप में सभी को याद होगा, आ डीजे आ। अगर घर के बाहर अपन ने घर के अंदर बैठ के बोला तो वो घर के बाहर n-1 पावर का स्पीकर लगा के चला जाएगा। तो ये कैसे प्रूफ हुआ सर? देखिए कहानी में सबसे पहली बात तो ये समझ के चलिए, हमारे जितने भी प्रूफ है उनमें से मैक्सिमम प्रूफ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो हमारे पास जो सबसे पहली चीज थी वो है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a और वो था डिटरमिनेंट ए आई। ठीक है, तो इसमें ही सारे के सारे प्रूफ
लिंक्ड है, तो पहली बात इसी से ये वाला प्रूफ आया। क्या करा हमने, इसको डिटरमिनेंट में बनाया तो ये भी डिटरमिनेंट में आ गया। अच्छा, ये अगर डिटरमिनेंट में आया तो ये अपने आप में एक कांस्टेंट होता है, माने डिटरमिनेंट की वैल्यूज होती है वो स्केलर होती है, तो स्केलर जब भी बाहर आता है ना, तो उस डिटरमिनेंट की ऑर्डर की वैल्यू अपने पावर में बना लेता है। तो ये क्योंकि अगर बाय द वे जैसे मैंने मान लीजिए n ऑर्डर की आई है, तो ऑब्वियस सी बात है n अपने आप में a जो है वो अपने आप में n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो जब ये बाहर आएगा तो डिटरमिनेंट a की पावर n बन जाएगा। अच्छा, सेम वे में ये क्योंकि अगर दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, ये भी अपने आप में एक मैट्रिक्स है, ये भी अपने आप में एक मैट्रिक्स है, तो जब जैसे डिटरमिनेंट a इंटू बी होता है ना, तो उसे हम लोग डिटरमिनेंट a इंटू डिटरमिनेंट b लिखते हैं। तो क्योंकि ये भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है, तो जब मैं इसे ब्रेक करूंगा तो डिटरमिनेंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ऐसा दो हिस्सों में बांटूंगा। अब यहां से ये कैंसिल आउट होगा, तो ये डिटरमिनेंट a की पावर n-1 आ जाएगा, और ये अपने को प्रूफ करना था, क्वेश्चन फिनिश हो। क्या किया दोबारा बताता हूं, अगर देखा था तो ये किया, सब हम ये जानते थे, इसको डिटरमिनेंट पहनाया, तो राइट हैंड साइड में भी डिटरमिनेंट पहन लिया गया। ए डिटरमिनेंट का ए अपने आप में एक कांस्टेंट के की तरह बर्ताव करता है, तो के जब भी बाहर आता है तो के की पावर एन इंटू आई ये छोड़ेगा, और आई का डिटरमिनेंट जो होगा वो 1 हो जाएगा, तो के की पावर एन छोड़ेगा एक तरह से, है ना। अब के कौन है, डिटरमिनेंट है, तो ये जब भी बाहर आएगा तो डिटरमिनेंट ए की पावर एन बनाएगा, के की पावर एन बनाएगा, माने डिटरमिनेंट ए की पावर एन बनाएगा, तब तक ये दो मैट्रिसेस में टूट जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट होगा, तो डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 छोड़ेगा, जो कि हमारा आंसर, और ये हमारा प्रूफ करना था। सही है, तो ये अपने पास में हुआ दूसरा प्रूफ। आप में से अगर कोई छोटा मोटा फटाफट एरर के साथ में एरर को हटा करके अगर बाय द कॉपी करना चाहे तो कर सकता है। अच्छा, इसके सिवा एक छोटी प्रॉपर्टी और भी है जिसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं, वो है ए अगर बाय द वे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो उसका एडजॉइंट भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। वो आप चेक कर सकते हैं, जैसे ये बी सी है, अगर बाय द वे मैं इसका एडजॉइंट निकालूंगा तो अपन को याद है प्रिंसिपल डायगोनल एक्सचेंज हो जाएंगे, इनका साइन चेंज हो जाएगा, तो ऐसा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं ए अपने आप में एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने पर इधर और उधर के एलिमेंट्स, है ना, हाँ बिल्कुल सेम होंगे, माने इसका ट्रांसपोज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो क्या होगा, इसका ट्रांसपोज करने पर ये ए सी, अच्छा ए बी यूं दिखेगा ना, ए बी, और ये ऐसे दिखेगा बी सी, ठीक है। और देखिए वापस वही आ गया। सेम वे में अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो इसका ट्रांसपोज करने पे मुझे कैसे दिखेगा, ठीक है, सी माइनस बी और ये माइनस बी ए, ऐसा दिखेगा। अब आप देख लो ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये कि ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाँ ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए अगर सिमेट्रिक है तो उसका एडजॉइंट भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सेम वे में अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए अपने आप में सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो एडजॉइंट ऑफ ए भी सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, सही है ना। ए अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका एडजॉइंट भी सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, क्यों, क्योंकि ए के सिंगुलर मैट्रिक्स होने पे डिटरमिनेंट ए 0 होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का क्या मतलब होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब अगर ये सिंगुलर है तो मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहिए। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो डिटरमिनेंट में याद है ना, अगर आपने आर डीजे आर सिंपल अगर बोल दिया तो वो आपके घर के बाहर n-1 पावर का स्पीकर लगा के जाएगा, जिसमें डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 है, तो 0 की पावर n-1 क्या देगा, 0। इसका मतलब आपके पास में एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी है, 0। और अगर ये 0 आ गई, ठीक है, तो हम यही तो कहेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसा है, सिंगुलर मैट्रिक्स, फिनिश। तो हमारे को दो छोटी प्रॉपर्टीज और लिख लेनी चाहिए जिनके ऊपर हमको बात करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अगर आपने फटाफट से लिख लिया तो अगला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो कि मेंस में आया हुआ है। अब मेंस में आया क्वेश्चन में क्या दिखेंगे, अगर आप देख रहे हैं तो P बराबर में आपको ध्यान से देखने पर दिखेगा कि P इज एडजॉइंट ऑफ A। P क्या है, एडजॉइंट है, अच्छा A का, हाँ, और A के बारे में क्या बोल रहा है, डिटरमिनेंट A अपने आप में 4 है, डिटरमिनेंट A अपने आप में 4 है, डिटरमिनेंट A अपने आप में 4 है। अच्छा A का ऑर्डर कितना है भाई, 3 है, A का ऑर्डर 3 है। इसका मतलब ये कि अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं, माने डिटरमिनेंट ऑफ P निकालता हूं, तो ये एक तरह से एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट निकालने जैसा, क्योंकि P तो एडजॉइंट ऑफ A है, और एडजॉइंट ऑफ ए माने आर डीजे को अगर घर में बैठ के आवाज लगाई तो वो आपके घर के बाहर n-1 पावर का स्पीकर लगा के चला जाएगा। अच्छा, आपको पता है इसकी वैल्यू तो 4 है सर, और n की वैल्यू 3 है, तो ये अपने आप में 3-1 माने 2 है, तो डिटरमिनेंट ऑफ P बराबर में 16 हो गया। हाँ अच्छा, लेकिन सर डिटरमिनेंट ऑफ P निकालने का मतलब तो एक तरह से 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4 इसकी वैल्यू निकालना होगा सर। हाँ, तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे दिख रहा है 12 प्लस इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे को दिख रहा है 6 अल्फा प्लस
इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन हमको दिख रहा है 12, राइट, माइनस ये तो हमने किसका हिसाब किया साहब, प्रिंसिपल डायगोनल एन स्टार का। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल डायगोनल, दैट इज 18 प्लस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन अपने आप में कितना 4 अल्फा, ठीक है, प्लस अब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना 12, और वेरी गुड, 12 से 12 कैंसिल आउट, इधर से देखा जाए तो यहां से बच रहा है 2 अल्फा माइनस 6, ओके, तो हमारे आंसर आ रहा है 2 अल्फा माइनस 6 बराबर 16, सही है, क्योंकि डिटरमिनेंट पी मेरे पास में तो इतना आ रहा है 2 अल्फा माइनस 6 और ये बराबर में 16 दे रखा है, इसका मतलब 2 अल्फा माइनस 6 बराबर में 16, इसका मतलब 2 अल्फा बराबर में 22, माने ए की अल्फा की वैल्यू 11 है और 11 ऑप्शन में भी है, तो माने बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या क्या किया सर, एक बार दोबारा से सारी बात बता दीजिए ना, तो मैं क्या इसको लिखते लिखते भी पढ़ लूंगा। चलिए, अगर भाई देव हमसे बात करी जा रही है कि ये क्या है, तो देखिए साहब ये है कि इसने ये बोला कि P अपने आप में A का एडजॉइंट है, तो इसका मतलब मुझे ये पहली चीज समझ में आई कि P इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A है, ठीक है। अच्छा, साथ में इसने बोला कि डिटरमिनेंट A की वैल्यू 4 है। अच्छा, साथ में अगर इसने डिटरमिनेंट ए बोला तो मुझे ये क्लिक करा कि डिटरमिनेंट ए का यूज मैं कैसे कर सकता हूं एडजॉइंट में, तो मुझे ये स्ट्राइक करा कि अगर मैं डिटरमिनेंट पी निकालता हूं तो डिटरमिनेंट में एडजॉइंट ऑफ ए करना पड़ता है, और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट माने आर डीजे आके बाहर अगर घर में बैठ के बाद लगाई तो घर के बाहर n-1 पावर का स्पीकर लगा जाता है, तो डिटरमिनेंट ए की पावर n की वैल्यू यहां पर 3 है, तो यहां पर डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर होगा, और डिटरमिनेंट ए 4 दे रखा तो 4 का स्क्वायर बोले तो 16 होगा, इसका मतलब डिटरमिनेंट पी बराबर 16 होगा, और डिटरमिनेंट पी अगर 16 है तो डिटरमिनेंट पी निकाला मैंने, और वो निकला अपने आप में कितना 2 अल्फा माइनस 6, तो 2 अल्फा माइनस 6 बराबर 16 हुआ, तो अल्फा बराबर में कितना हुआ 11, तो मैंने ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ये क्या बात है, तो इसका मतलब ये कि फाइनली हमने अगर निकाला तो हमारे पास निकला 2 अल्फा माइनस 6, सही है, 2 अल्फा माइनस 6, और फाइनली हमारे पास अल्फा की वैल्यू 11 आ गई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ये कि मेंस वाले बढ़िया क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, एग्जैक्टली बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। चलिए, अभी तक हम लोगों ने 2-3 प्रॉपर्टीज के प्रूफ कर लिए, 1-2 नई प्रॉपर्टीज सुन ली, इसके सिवा अभी भी अपना वो आर डीजे आ जब वो 2-2 स्पीकर लगा के चला जाता है उसका प्रूफ बाकी है। हाँ भाई, इस क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी को, एक और प्रॉपर्टी प्रूफ कर लेते हैं इस दौरान में। हमारे को एक प्रॉपर्टी और पता है कि अगर भाई खुले में आर डीजे एडजॉइंट ऑफ ए बोला जाए तो डिटरमिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए होता है, ये हम लोगों ने पहले देखा है ना, मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अब ये प्रूफ कैसे आया सर, ये हुआ कैसे था, ये सारी कहानी कहां से शुरू हुई। देखिए, मैंने कहा ना, सारी कहानी में से अधिकतर कहानियों का मेन सोर्स a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर में डिटरमिनेंट a इंटू आई एन है। अब अगर किसी ने अगर a की जगह पर एडजॉइंट ऑफ a रख दिया तो क्या होगा, देखो यहां दिखेगा एडजॉइंट ऑफ a और यहां दिखेगा एडजॉइंट, और इस a की जगह मुझे अंदर भी एडजॉइंट ऑफ a रखना पड़ेगा, और यहां पर हो जाएगा a के स्थान पर एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट इनटू i होगा। अच्छा, अब बाहर जो एडजॉइंट ऑफ ए पड़ा है उसको टच मत कीजिए, इस एडजॉइंट ऑफ ए को भी थोड़ी देर होल्ड पे रखिए। अब ये जो डिटरमिनेंट में एडजॉइंट ऑफ ए होता है, इसका मतलब ये कि आपने आर डीजे या घर में बैठ के बोला तो वो एक सिंगल स्पीकर डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 आपके घर के बाहर लगा के चला जाएगा। अच्छा, तो ये बन गया, ओके। और इंटू आई अगर देखा जाए तो इंटू आई जो है उसको पढ़ा रहने देते हैं। अब क्या करोगे सर, देखिए अब ये करेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ए से मल्टीप्लाई करेंगे प्री, ठीक है। अच्छा, उससे क्या होगा, ये बन जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि हमारा पहले वाला केस है, पर इसका मतलब हो जाएगा डिटरमिनेंट ए इंटू आई, और ये जो है ना ब्रैकेट में, इसको थोड़ी सी देर रुक करके देख लेते हैं, तब तक इस पे दिमाग लगाते हैं। यहां दिख रहा है मुझे डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 और ये a इंटू आई मिलकर बन गया a। अंदर क्या लिखा था वो वापस रखता हूं, यहां लिखा था एडजॉइंट में एडजॉइंट ऑफ ए, ये लिखा था, इसको वापस पैक कर देते हैं। तब तक ये इसको कैंसिल आउट करने के दौरान इसकी पावर कम करवा देगा और n-2 हो जाएगा, और यही अपने को प्रूव करना था। क्यों, क्योंकि इंटू आई करने पर वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी, तो फाइनली हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में क्योंकि उसकी आई से मल्टीप्लीकेशन वापस वही मैट्रिक्स देगी, इज इक्वल टू में डिटरमिनेंट ए की पावर, माने अब की बार एक कम पावर का स्पीकर लगवाएगा और आपको बाहर बैठ के सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपने खुले में आर डीजे बोला।
ओके, तो फिलहाल अगर देखा जाए तो इसका यही प्रूफ है। क्या प्रूफ है? आपने ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए रखा, फिर ए से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा, और आपके पास में a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए आ गया। अब ये याद रखना है, याद रखने के मजाक वाला तरीका तो मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है ना? वरना अगर आप प्रॉपर तरीके से याद रख पाते तो आपकी बल्ले बल्ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखिए साहब, मैं आपके सामने दो ऐसे क्वेश्चंस करूंगा जो कि नॉर्मली सभी सीट्स की एक्सरसाइज 3 में भी हो सकते हैं और अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है ना? अब ये क्वेश्चन कैसे काम करते हैं, क्या है इनका प्रूफ कैसे करना है, या फिर जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि ए अपने आप में एन ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? तो ये हमारे को पता है कि अगर आपने घर में बैठ करके एडजॉइंट ऑफ ए माने आर डीजे या 2 बार बोला, तो आपके घर के बाहर 2 स्पीकर लगा के जाएगा n-1 पावर के, माने n-1 का होल स्क्वायर रख जाएगा। अब प्रूफ कैसे हुआ सर? प्रूफ हुआ है, सारी कहानी अभी जो पिछली कहानी है उससे अटैच्ड है। हमने अभी अभी एडजॉइंट ऑफ ए बराबर में डिटरमिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए पढ़ा। तो हमें क्या चाहिए? हमें तो एक तरह से इसके बाहर घर लगाना है। अगर मैंने इसके बाहर डिटरमिनेंट लगाया तो इसके बाहर डिटरमिनेंट लगेगा। ये हमारे लिए एक तरह से ये ऐसे लिखा है जैसे k इंटू ए लिखा हो। अब k जब भी बाहर आता है तो k की पावर n बन के बाहर आता है डिटरमिनेंट से भाई। सही है ना भाई? ये तो एज इट इज बाहर आ जाएगा k की पावर n। तो यहां पर से जब ये बाहर आएगा तो ये समझो मैंने k लिख दिया, इसकी पावर n, इसकी पावर n इंटू, तब तक अंदर क्या बच गया? डिटरमिनेंट में बच गया a, पढ़ा रहने दो से। अच्छा, आपको पता होगा ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो यहां कितना दिखेगा? डिटरमिनेंट ए की पावर n स्क्वायर माइनस 2n, दिखने दो। अच्छा, ये डिटरमिनेंट ए की पावर ऑलरेडी 1 है और दोनों में डिटरमिनेंट ए है, तो दोनों का बेस सेम है, तो ऊपर की पावर +1 हो जाएगी। और ये होते ही आपको पता है ये आपने डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर देख लिया, और यही तो प्रूफ करना था। क्वेश्चन फिनिश हो गया। और इसीलिए दुनिया वाले कहते हैं कि अगर आपने घर में बैठ के आर डीजे आ अगर बोला, तो वो आपके घर के बाहर n-1 पावर के 2 स्पीकर रख के चला जाएगा। ये बात ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगर सर घर के अंदर बैठ के हमने आर डीजे आर 3 बार बोल दिया, तो सर आपके हिसाब से क्या हमें डिटरमिनेंट ए माने आपके हमारे घर के बाहर n-1 पावर के 3 स्पीकर रख के जाएगा? भाई देखा जाए तो रखना तो चाहिए। अब कैसे रखेगा, क्या रखेगा, वो कैसे लाता हूं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए अभी मैंने जो प्रूफ करा तो मैं तो उसी रास्ते से निकलूंगा। मैंने जस्ट अभी आपके सामने प्रूफ करा है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हो डिटरमिनेंट में, ठीक है, तो हम उससे डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर बोलते हैं। एक छोटा सा काम करना है, ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए डाल देते हैं। क्यों सर? क्योंकि ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए डालने पर इस ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए दिखेगा। हाँ, अच्छा यहां लेकिन एक ऑलरेडी एडजॉइंट है ये वाला, हाँ, और उसके बाहर एक और एडजॉइंट है ये वाला, हाँ, और यही तो मेरे को चाहिए मेरे दोस्त, एडजॉइंट। हाँ सर 3 ही तो चाहिए थे। तो एक तरह से हमारे को वाकई में एक ही जगह एक सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए रखना है। लेकिन अगर ये रखा तो सर इस साइड में भी रखा जाएगा। हाँ, तो यहां हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। लेकिन सर अगर सिंपल एक घर पे बैठकर अगर आपने आर डीजे बोला, तो आपके घर के बाहर वो सिंगल स्पीकर n-1 पावर का रख के जाता था, ऐसा सुना था हमने। हाँ, तो अब यहां पर क्या होगा? मैंने कहा देखिए ये n-1 का होल स्क्वायर तो पड़ा रहने दो, और जो ये अंदर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए लिखा है, इसकी जगह पर अपन लिख देते हैं डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। हाँ, और फिर सर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हो गया सर प्रूफ, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 का होल क्यूब, लो खत्म। तो हमने फाइनली क्या निकलवा दिया? हमने निकलवा लिया है कि एडजॉइंट ऑफ ए अगर 3 बार दे रखा हो डिटरमिनेंट में, तो आंसर होता है डिटरमिनेंट की ए की पावर n-1 का होल क्यूब। तो देखिए साहब ये तो एक और प्रूफ हो गया जिसकी हमारे को सबसे सख्त जरूरत थी, सबसे सख्त जरूरत थी। तो अपने पास में 2 क्वेश्चन ये हो गए। तो एक तो प्रूफ में चला गया, एक नया क्वेश्चन बन गया, तो सब्जेक्टिव में दोनों ही बन जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, अभी तक जो हमने देखा उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि भाई क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। देखिए साहब क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, जैसे मेंस में पूछा गया था कि देखिए एक ए मैट्रिक्स है, हाँ, और बी अपने आप में उसका एडजॉइंट है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एडजॉइंट ऑफ बी का डिटरमिनेंट, ये पूछा जा रहा है ना। तो हमने दिमाग लगाया कि हमसे मांगा जा रहा है एडजॉइंट ऑफ बी का डिटरमिनेंट अपॉन डिटरमिनेंट सी।
लेकिन हम जानते हैं कि ये एडजॉइंट बी नहीं है, बी अपने आप में एडजॉइंट ऑफ ए है। हाँ का डिटरमिनेंट अपॉन सी मांगा जा रहा है। हाँ, और ये कितने 2 बार आर डीजे है, तो इसका मतलब जरूर सर घर के बाहर n-1 पावर के 2 स्पीकर रखवाएंगे। बिल्कुल, और अपॉन में नीचे डिटरमिनेंट सी निकालेंगे। लेकिन सर डिटरमिनेंट ए कहां से लाओगे? मैंने कहा यहां से। कैसे? डिटरमिनेंट ए अगर हमसे मांगा जाता तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू होती 1 1 2 1 3 4 1 -1 3। और मैं आपको बताता हूं हमारे हाथ में तो ब्रह्मास्त्र है साहब, हम तो प्रिंसिपल डायगोनल एंड स्टार माइनस ज्योमेट्रिकल डायगोनल स्टार लगाते हैं, खटाखट आंसर लाते हैं, दुनिया सोचती है तब तक आंसर आ चुका होता है। यहां से दिख रहा है 9, प्लस में इस स्टार का हमारे को दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन 4, प्लस में इस स्टार का मल्टीप्लीकेशन हमको दिख रहा है माइनस का 2, तो यहां -2 लगा देता हूं, करली ब्रैकेट क्लोज। अब इन सबको हटा लेते हैं साहब, और अपनी तरह से ज्योमेट्रिकल डायगोनल 6 प्लस के अंदर इनका मल्टीप्लीकेशन 3 प्लस के अंदर इनका मल्टीप्लीकेशन -4 लगा लेते हैं। ओके, इससे क्या होगा? यहां पे बन जाएगा 9 - 4 बोले तो 5, और यहां पे बन जाएगा 13 - 2 11 -5 बोले तो 6। तो ये फाइनली हमारे पास 6 की पावर है। अब ए अपने आप में 3 ऑर्डर का है, तो n बराबर 3 दे रखा है, तो ये इसकी पावर 2 का स्क्वायर हो गया। अपॉन में डिटरमिनेंट c बराबर 3a। अब देखो डिटरमिनेंट c बराबर डिटरमिनेंट 3a हुआ, और आपको बताओ कि डिटरमिनेंट में अगर कांस्टेंट जाए तो 3 की पावर n बन के बाहर है, और डिटरमिनेंट a पड़ा रहेगा। n की वैल्यू लेकिन 3 है, तो ये एक तरह से 3 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट a हुआ, तो एक तरह से 27 इंटू डिटरमिनेंट a हुआ, डिटरमिनेंट a 6 है। तो मैं यहां लिख रहा हूं इस जगह पे मैं लिख रहा हूं 27 इंटू 6। ठीक है भाई, ये 2 का स्क्वायर का मतलब 4 होता है, तो मैं ऊपर ये 4 लिख देता हूं, राइट है। और 6 से जिस दिन कैंसिल आउट करूंगा 6 का क्यूब दिखेगा। अब 6 का क्यूब कितना होता है? ठीक है, बस वहां से हमारा आंसर आना चालू हो जाएगा। तो 6 का क्यूब अगर देखा जाए तो 6 का क्यूब वगैरह सब देखते हैं साहब क्या क्या क्वेश्चन में बना। देखे अगर देखा जाए तो हमारे पास में फाइनली आंसर आ रहा है, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू आ रहा है 6, जो कि हमने सीधे निकाल लिया था। अच्छा, यहां से देखा जाए तो डिटरमिनेंट ए की जगह 6, और नीचे की तरफ 27 इंटू ए माने 6 का क्यूब अपॉन 27 आ रहा है। और आप चाहें तो इसको 6 का क्यूब, अबे हमारा आंसर आ रहा था ऊपर की तरफ 6 का क्यूब अपॉन में 27, इससे हम 6 का क्यूब अपॉन में 3 का क्यूब कह सकते थे, एक तरह से 2 का क्यूब कह सकते थे, माने आंसर 8 होता, माने ए आंसर होता, और वही इनका भी। हो, बढ़िया क्लोज है सब, बढ़िया एकदम शानदार तरीके से आंसर आता है। हाँ बिल्कुल, सबसे शानदार तरीके से आंसर आता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो मेंस के क्वेश्चन फोड़ने फाड़ने लायक है साहब, बनने बनाने लायक है, और मजा आता है क्वेश्चंस को करने कराने में भी। क्या बात है, बड़ी बढ़िया कविता चल रही साहब। अच्छा, अब चलते हैं अपन अगले जंग की ओर, मतलब अब अगली पॉइंट के ऊपर बात करना चालू करते हैं कि और क्या सोचा जा सकता था। देखिए साहब क्वेश्चन के अंदर देखिए, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं जिसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे, जो कि सबसे ज्यादा हर एक जगह के टीचर्स भी करवाते हैं, वो है ये। देखिए पहला काम डिटरमिनेंट ए, तो डिटरमिनेंट ए के लिए डिटरमिनेंट बना लेते हैं 0 1 2 -1 0 2, और यहां पे 3 1 4। क्या बात है मेरे दोस्तों, तैयार हो ना तुम लोग? तो पहली बात, प्रिंसिपल डायगोनल 0 प्लस ये ट्राइंगल 6 प्लस ये वाला ट्राइंगल -2, करली ब्रैकेट क्लोज, है ना भाई। अब ये अपन हटा लेते हैं, इधर से चले तो 0 प्लस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन -4 प्लस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 0। ठीक है भाई, तो फाइनली अगर देखा जाए तो 4 + 4 बोले तो 8, तो डिटरमिनेंट ए बराबर 8 आ गया। पहला काम खत्म। अब आ जाओ, फर्स्ट जॉब डन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा 3a, तो ये 3 जब बार आएगा तो 3 की पावर n, n का मतलब इसका ऑर्डर 3 है, तो 3 का क्यूब डिटरमिनेंट a बनेगा, माने 27 इंटू 8 बनेगा। तो 27 इंटू 8 आप कर लेंगे ना भाई अपनी तरफ से, तो वो आंसर आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास में 27 इंटू 8 छोड़ देते हैं, अपन चलते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और इस बार मांगा है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। आ डीजे आ घर में बैठ के बोला, तो वो घर के बाहर एक n-1 पावर का, माने n की जगह 3 रखूंगा, डिटरमिनेंट a की जगह अपन 8 रखेंगे, तो 8 की पावर 3 - 1 माने 8 का स्क्वायर बोले तो 64 रख के चला जाएगा। सही है भाई, ये भी हो गया भाई क्वेश्चन में, तो ये भी बन गया। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दे रखा था 4th नंबर पे क्वेश्चन है 4 मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए। 4 अगर बाहर गया तो 4 की पावर n, है ना, इंटू डिटरमिनेंट में
एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, यहाँ 4 का क्यूब रहने देते हैं, और ये अपन ने जस्ट पहले निकाला है 4 का क्यूब, इसका मतलब 4 की पावर 6। काम खत्म। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है 3 मल्टीप्लाइड बाई डीजे डीजे राइट है, तो 3 बार आएगा, तो 3 का क्यूब इंटू डिटरमिनेंट के अंदर डीजे डीजे खैर एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये अपने आप में घर के बाहर 2 स्पीकर रख के जाएगा n-1 पावर के, तो 3 का क्यूब इंटू घर के बाहर n-1 पावर के 2 स्पीकर, और यहां से आ जाएगा 27। डिटरमिनेंट ए का मतलब हो जाएगा 8, n की जगह हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 80/4 इंटू 27 इज माई आंसर। तो बहुत मुश्किल, ऐसा कोई बहुत दर्दनाक क्वेश्चन कहीं नहीं क्रिएट हो रहे, ठीक है। क्वेश्चन तो ऐसे ही बन रहे हैं जो हो सकते हैं, माने डुएबल क्वेश्चन हो, है ना भाई, तो बन सकते हैं, मतलब ठीक है, अब बना लेंगे आप लोग, है ना। चलो आगे बढ़ता हूं साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ओके, अगर आप सभी लोगों ने कॉपी कर लिया हो तो बस आपके वरदान से आगे चलता हूं, है ना। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में मांगा जा रहा है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। भाई एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए या ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की बात होती है, तो एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन में मांगा जा रहा है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, तो ये तो एक तरह से ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए तो ए इंटू आई एन होता है, तो उसका डिटरमिनेंट मांग रहा है। बिल्कुल, अगर इसका डिटरमिनेंट मांग रहा है तो हमें तो पता है ये तो कांस्टेंट के की तरह व्यवहार करता है, तो के जब आ रहेगा तो क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है, तो यहां डिटरमिनेंट ए का क्यूब बन के बाहर आएगा, और डिटरमिनेंट आई रहेगा, और डिटरमिनेंट आई 1 होता है, तो एक तरह से डिटरमिनेंट ए की पावर 3 मांग रहा है। और क्योंकि ये तो डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स है, और स्केलर मैट्रिक्स में इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगी वो तो डायरेक्ट डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन माने ए क्यूब होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए क्यूब का क्यूब, बोले तो ए टू द पावर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9, तो ए टू द पावर 9 इज माय आंसर। अब आप इसे कैसे भी देखते थे, ये तो हुआ इसका मेथड 1, इसका मेथड 2 भी अभी आ रहा था जो दिमाग में, वो भी बता देता हूं कि इसमें आप ए को बाहर कर ले दो, क्योंकि ये 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है ना, तो आप इसे ऐसे लिखते थे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ए को बाहर ही रहने देते, और ये आर डीजे ए की बार है तो घर के बाहर n-1 पावर का रख के जाएगा, तो डिटरमिनेंट ए इंटू n-1 प्लस 1 माने डिटरमिनेंट ए की पावर n, बोले तो 3, तो वापिस वही ए का क्यूब, बोले तो ए की पावर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9 होगा, ए की पावर 9 इज माई आंसर। सही है, ओके। तो ये 2 मेथड से करा, दोनों से सेम आंसर आता है, और बहुत मुश्किल काम नहीं है। ओके, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बन रहा है भाई, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो हीमोग्लोबिन बढ़ाते हैं, अगर अपने इसे मजाक में भी करा, देखिए क्वेश्चन बनना अल्टीमेट टारगेट होता है। आपको बहुत अच्छे समझ में आया और क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहे, मेमोरी में जा ही नहीं रहा, वहां आपको लगता है बैठ करके लॉजिकली बना लोगे, तो आप पहले प्रूफ में चले जाओगे और बहुत अच्छा खासा समय खराब कर बैठोगे। और यही अगर अपन मजाक में और ये और वो सारे मिक्सचर लेकर के चलते हैं मसाला मूवी की तरह से, तो शायद मुझे लगता है चीजें जल्दी बनती है। चलिए जो भी है, अपने अपने सोचने का तरीका है, अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है साहब, अगला क्वेश्चन ए बी सी अपने आप में एन ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, इस तरह से कि डिटरमिनेंट ए 2 दे रखा है, क्या दे रखा है, डिटरमिनेंट ए बराबर 2, डिटरमिनेंट बी बराबर कितना दे रखा है 3, डिटरमिनेंट सी बराबर कितना दे रखा है 5। क्या मांग रहा है, डिटरमिनेंट में ए का स्क्वायर, बी का इनवर्स और सी, ऐसा तो कोई बड़ी बात नहीं है। डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर अलग कर दो, डिटरमिनेंट बी की पावर -1 माने बी का इनवर्स अलग कर दो, सी अलग कर दो, ये अपने हमें डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सेम वे में इसके पावर -1 बाहर आ जाएगा, तो इंटू में 1 अपॉन डिटरमिनेंट बी बन जाएगा, इंटू में सी बन जाएगा डिटरमिनेंट सी। अब हमारे को पता है डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर बोले तो 4, सी का डिटरमिनेंट बोले तो 5, अपॉन में डिटरमिनेंट बी बोले तो 3, तो फाइनली हमारे पास में देखा जाए तो 20/3 इज माई आंसर। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन तो नहीं लगा अपने को, क्वेश्चन तो डुएबल था, 20/3 बन गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है ए अपने आप में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, और बी अपने आप में एडजॉइंट ऑफ ए है। ओहो, मांगा क्या जा रहा है, मांगा जा रहा है एडजॉइंट में 3 टाइम्स ए बी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ नया आया। और हमारे को पता है एडजॉइंट में जब भी कोई कांस्टेंट होता है तो उसकी पावर n-1 बाहर आता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको अपन साथ में अपन कहीं लिख देते हैं कि एडजॉइंट में अगर k होता है तो k की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a बचता है। हाँ, अब देखो यहां पे क्या होगा, 3 की पावर, क्योंकि ऑर्डर 3 है, 3 की पावर 3-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी बनेगा। अब इसका मतलब हो जाएगा 9, एडजॉइंट ऑफ ए बी का मतलब हो जाएगा उल्टा खुलना,
एडजॉइंट ऑफ बी पहले मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए बाद में। अब 9 को 9 रहने देते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी, ओ देखो अब ये एडजॉइंट ऑफ बी भी अपने आप में बड़ा नखरे वाला चीज है साहब। बी अपने आप में एडजॉइंट ऑफ ए है, तो एक तरह से एडजॉइंट ऑफ ए ओपन में खुले में, ओके। साथ में एक मल्टीप्लाई में एक एडजॉइंट ऑफ ए चल रहा है और एडजॉइंट ऑफ ए इन्होंने कहीं नहीं दिया। तो ये तो कहानी में कुछ नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं जो कि अपने को बिल्कुल दूसरी ही दुनिया में लेके जाने के मूड में है कि भाई ये भी सोचो और वो भी सोचो और वो भी सोचो। अब कहां से लाएंगे क्वेश्चन में? तो देखो साहब, अब मेरे को अचानक से लगा कि एडजॉइंट ऑफ बी, मतलब एडजॉइंट ऑफ बी में बी की वैल्यू रख करके मैंने तो बढ़ा दिया क्वेश्चन, मैं तो छोटा कर सकता हूं। देखो कैसे छोटा करोगे सर? भाई एडजॉइंट ऑफ ए बराबर में बी दे रखा है, उल्टा सोचूंगा मैं। मुझे यहां बी दिख रहा है अचानक से और मैंने कहा बी तुम पढ़े रहो, और अचानक से मुझे याद आया कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर में तो डिटरमिनेंट ए की पावर कुछ नहीं इंटू आई एन होता था, डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन होता था। तो ये तो सर कुछ वैसा ही लिख रहा है, बी एडजॉइंट ऑफ बी। तो ये कहीं आप ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे कि ये 9 और ये डिटरमिनेंट बी इंटू आई लिखा हुआ है? बिल्कुल ये वही लिखा हुआ है, 9 इंटू में डिटरमिनेंट बी, और इन्होंने डिटरमिनेंट बी कहीं दिया नहीं है। अब डिटरमिनेंट बी के लिए दौड़ते हैं अपन। बी बराबर में हमें दे रखा है एडजॉइंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट बी निकालने का मतलब हो गया क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना, जो कि अपने आप में डिटरमिनेंट ए के ऊपर एक स्पीकर रखी गया है। तो डिटरमिनेंट ए 2 दे रखा है कि पावर 3 माइनस 1 मतलब 4, तो यहां से डिटरमिनेंट बी की वैल्यू आ गई 4, तो यहां से हो जाएगा 4 माने 36 आई एग्जैक्टली। तो अपनी तरफ से अगर देखा जाए तो हमें आंसर कुछ 36 आई आता हुआ दिख रहा है, राइट है भाई? तो आंसर इज 36 आई। बहुत क्लास क्वेश्चन, मजा आ गया साहब। मैं भी एक बार के लिए गड़बड़ा गया था, गलत ट्रैक पे चला गया था, वापस गाड़ी मोड़ के लाया। सुंदर क्वेश्चन, गुड। जो भी थोड़ा सा भी अगर बाय द वे आपके फ्रेम ऑफ माइंड को थोड़ा हिलाए तो उसको अच्छा कहना में क्या बुराई है कि हाँ साहब ये तो अच्छा क्वेश्चन है। तो इससे पहले कि हमने ये जो जितने भी क्वेश्चन करे उनको लेकर के उनको छोड़ करके आगे बढ़े, ठीक है, टाइटल खत्म करें, ठीक है, मैं आपको वापस से याद दिला दूं कि हमने ये सारी प्रॉपर्टीज देखी थी। पहली प्रॉपर्टी थी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए आई। दूसरी प्रॉपर्टी थी अगर घर के अंदर आर डीजे आ बोला तो वो आपके घर के बाहर एक n-1 पावर का स्पीकर रख जाएगा, और अगर आपने वैसे ही आर डीजे आ माने अगर एडजॉइंट ऑफ ए अगर डिटरमिनेंट में बोला तो डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर बोलेगा, राइट है। और अगर बाय द वे आपने खुले के अंदर ए एडजॉइंट ऑफ ए बोला तो वो घर के बाहर एक n-2 पावर का स्पीकर रखेगा और आपको बाहर बैठ के सुनना पड़ेगा, माने इंटू ए करना पड़ेगा। खैर ये तो हुआ ऐसा। साथ में अगर बाय द वे एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज पूछा, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज पूछा तो आप एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज कर देना, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए भी होने पे एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमने पिछले क्वेश्चन में ही यूज करा है। अगर ये 3 भी होते तो भी उल्टा ही खोलते हैं। साथ में अगर बाय द वे कोई कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट के की पावर n-1 बाहर पिछले ही क्वेश्चन में यूज करा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, सारी प्रॉपर्टीज का लगभग सभी का यूज करते हुए हमने क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। और अब जल्दी से इस चैप्टर का समापन समारोह मनाने की तैयारियां करते हैं साहब। बात करते हैं लास्ट टाइटल की जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है, मैं इनका प्रूफ थोड़ा बहुत दिखा देता हूं, ठीक है। अगर बाय द देखा जाए तो बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज है जिसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक या दो चीजें ऐसी हैं जो काम में आती है, ठीक है। पहली बात, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स 0 कभी नहीं होता, उल्टा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू में 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए होता है, ठीक है ना। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट जो होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए होता है, इसे डिटरमिनेंट ए का इनवर्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है। दूसरी प्रॉपर्टी है अगर आपने ए इनवर्स को दोबारा इनवर्स निकाल लिया तो ए ही आएगा, ठीक है ना। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर गलती से ये ए अपने आप में कोई डायगोनल मैट्रिक्स हो और कोई इनवर्स पूछे, ठीक है ना, तो याद रखना अगर आपने ऐसा किया तो ए इनवर्स पूछने पे आप अंदर के एलिमेंट्स का इनवर्स निकालना चालू कर दो, हाँ माने उनकी पावर -1 लगा दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इस पे क्वेश्चन बना चुके हैं ऑलरेडी, यूज होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर बाय द वे ए की पावर -k हो तो एक तरह से वो ए इनवर्स की पावर k होता है, माने ए की पावर अगर -3 हो गया तो ए की पावर -3 का मतलब ए इनवर्स का क्यूब कर देना, माने ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स 3 बार गुणा करना। अच्छा, मतलब ए की पावर -3 अगर मैट्रिक्स ए की पावर -3 दे रखा तो ए इनवर्स 3 बार करना है, हाँ। और इस पे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, ये अच्छी प्रॉपर्टी है, ये सिंपल है, ये काफी यूजफुल प्रॉपर्टी है। इसका यूज भी मेंस ने इसी साल किया है। अच्छा,
अगर बाय द वे ए इनवर्स का ट्रांसपोज हो, कभी कल को किसी ने मांग लिया ए इनवर्स का ट्रांसपोज मांग लिया, ठीक है, तो आपको ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकाल लेना बस, ठीक है ना। और अगर बाय द वे किसी कांस्टेंट की मान लो जैसे 3a का इनवर्स मांग ले तो 1/3 पहले कर देना और फिर a का इनवर्स निकालना। माने अगर बाय द वे k का इनवर्स मांगा जाए तो 1/k इंटू a इनवर्स करना। ये प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे मतलब हमारे डोमेन में आएंगी इनवर्स की। तो ये सबसे पहले आप लिख लें, ठीक है, लिख लें। मैंने ये नहीं बोला ट्यूटर भैया से मांग लें, आप लिख लेना है ना, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज आपके लिए बहुत जरूरी है और मेरे को ये सब आपको इन पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह छोटे मोटे बताते हुए चलना है और 2-4 का प्रूफ भी दिखा देता हूं, राइट है। अब देखिए साहब, इसमें से सबसे पहले हम लोग जिसका प्रूफ के ऊपर चर्चा करेंगे ना वो है ए इनवर्स का इनवर्स ए क्यों होता है, ठीक है। तो हमें पता है ए इंटू ए इनवर्स, बस इसका प्रूफ बताऊंगा आपको, कॉपी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टीज ही लिखनी है, उसका सीधे क्वेश्चन लिखना है, मुद्दे पे आ जाना। जैसे हम ये जानते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स आई होता है। अच्छा, अगर बाय द वे ए इंटू ए इनवर्स अगर आई होता है तो हमको ये पता है कि मैं अगर दोनों माने मैं दोनों साइड में अगर ए इनवर्स से गुणा कर दूं तो ए इनवर्स से गुणा कर, अच्छा चलो ऐसे समझो, मेरे पास में ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई है। मैंने क्या किया, इसका पूरे का इनवर्स निकाला, तो आई का भी इनवर्स होगा और आई का इनवर्स यही होगा। अच्छा, यहां ये ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स का इनवर्स खुलेगा, खुलेगा। अच्छा, ए इनवर्स का इनवर्स हमारे को निकालना है, हाँ निकालना है। अच्छा, मैं क्या करता हूं, इसके अंदर दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये ए बनेगा, बनेगा। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई बनेगा, बनेगा। और ये ए इनवर्स का इनवर्स पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा। ए इनवर्स का इनवर्स भी एक मैट्रिक्स होगा, ए मैट्रिक्स, तो उसका इनवर्स मैट्रिक्स, उसका दोबारा इनवर्स भी एक मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की आई से गुणा करने पे वही मैट्रिक्स आएगी, आएगी। तो ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू में फाइनली हमारे पास क्या आया, ए प्रूफ हो गया। ओहो, सही है, बिल्कुल सही बात। तो मैंने क्या क्या किया, मैंने वापस ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई लिया और पूरे का कंप्लीट इनवर्स ले लिया। इनवर्स को जब खोला तो ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स का इनवर्स बराबर में आई आया, दोनों तरफ ए से गुणा करी, ए इंटू ए इनवर्स बन गया आई, आई इंटू ए इनवर्स का इनवर्स बन गया ए इनवर्स का इनवर्स, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे बन गया ए, और प्रूफ हो गया। मैंने कहा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको मैं बताता चल रहा हूं, है ना। अच्छा, अगली ये वाली प्रॉपर्टी, अब इसके प्रूफ पे दिमाग लगाते हैं। इसके प्रूफ पे दिमाग लगाने के लिए फिर हमारे को है ना एक डायगोनल मैट्रिक्स ले ही लेते हैं, 3 ऑर्डर की ले लेते हैं, फिर प्रूफ कर लेंगे, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, देखिए जैसे मैंने क्या किया, 3 ऑर्डर की एक डायगोनल मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में अगर मैं आपसे इसका मतलब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मुझे इसका ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे 3 बातें चाहिए, 2 बातें चाहिए, एक तो एडजॉइंट चाहिएगा और अपॉन में डिटरमिनेंट ए चाहिएगा। तो अगर मैं इसका एडजॉइंट निकालता हूं तो एडजॉइंट ये आएगा, मैंने कोफैक्टर निकाल करके उसका ट्रांसपोज कर लिया है, तो एडजॉइंट ऑफ ए ये आ गया। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, मुझे चाहिए डिटरमिनेंट ए, और डिटरमिनेंट ए हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट ए अगर आपने निकाला तो वो निकलेगा a1 इंटू a2 इंटू a3, माने इसके डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन। तो मैं क्या करता हूं कि अगर मैं इसमें डिटरमिनेंट ए का डिवाइड कर दूं तो एक तरह से मैंने किसका डिवाइड करा, a1 a2 a3 का सब में डिवाइड कर दिया, a1 a2 a3 का सब में डिवाइड कर दिया। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, ये होगा साहब कि ये 2 और 3 कट जाएगा, यहां से 1/a1 रह जाएगा। तो ये क्या चीज है, ये आपका ए इनवर्स बन गया, और इसीलिए ए इनवर्स की वैल्यू हम लोग ये कह सकते हैं। और इसी को तो हमने लिखा था, यही तो क्या चीज है, यही अपने आप में क्या है, एडजॉइंट, सॉरी ये अपने आप में लिखा है डायगोनल ब्रैकेट के अंदर 1/a1 कॉमा 1/a2 कॉमा 1/a3 ऐसा, और यूं समझिए ये लिखा है डायगोनल a1 का इनवर्स कॉमा a2 का इनवर्स a3 का इनवर्स। सही है, ये है इसके अंदर रोचक बात, क्या ऐसे इसको प्रूफ करा है। अच्छा खैर, मैंने जैसा बोला ना, दिमाग पे उतना नहीं लेने का, बस आप तो अपना काम चलो, हाँ समझदार के लिए इशारे की बस अपन इकट्ठा करते जाएं, या फिर ट्यूटर भैया से बोल दें कि भाई हमारे को ये दे दें, तो अपने को वहां से काम बन जाएगा हमारा, है ना। अच्छा, जैसा मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है पूरी कहानी के अंदर ये वाली है, और इस पे क्वेश्चन भी आया मेंस में, कैसे, सामने वाले ने a की पावर -50 पूछा था, अगर मैं मेरे को जहां तक याद है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें a की पावर -50 पूछ लिया, अब स्टूडेंट का दिमाग खराब, क्योंकि मैट्रिक्स के सभी जानकार बच्चे अच्छे से जानते हैं कि मैंने उन्हें कहा था कि अगर जैसे बड़ी पावर पूछ ले तो पैटर्न बनाना, तो उन्होंने ए
इनवर्स के बारे में सोचा, मैंने a की पावर -1 के बारे में सोचा। अब कैसे सोचा देखो, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ a निकाला, वो तो स्वैप करके और इधर वाले का साइन बदल के घटा जाता है एडजॉइंट ऑफ a। साथ में इसका अगर किसी ने डिटरमिनेंट a निकाला तो डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू निकलेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो अपने आप में वो 1 बना, तो मतलब यही अपने आप में a का इनवर्स बन जाएगा। तो a इनवर्स जब निकालेंगे तो a इनवर्स यही आएगा। अब a इनवर्स आ गया, अपने को पावर -50 तक जाना है, तो वापस पहले a टू द पावर -2 सोच रहे हैं, तो वापस a इनवर्स का a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी, तो अपन जैसे ही मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास में ये cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा आ गया। फिर हमने वापस इसी की a इनवर्स से मल्टीप्लाई करी तो a टू द पावर -3 आ गया, और अब की बार cos 2 थीटा की जगह cos 3 थीटा हो गया था, ठीक है। तो cos 3 थीटा sin 3 थीटा, यहाँ पे माइनस sin 3 थीटा और cos 3 थीटा हुआ। और यहां से स्टूडेंट को पता चल गया कि पावर 50 में क्या होगा, पावर 50 होने पर a टू द पावर -50 होने पर यहां हो जाएगा cos 50 थीटा, सही है, यहां हो जाएगा sin 50 थीटा, सही है, यहां हो जाएगा माइनस का sin 50 थीटा, ठीक है ना, और यहां हो जाएगा cos में 50 थीटा। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो कह रहा है थीटा की जगह π/12 डालो। चलो भाई, हम क्वेश्चन में π/12 डाल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतनी दूर तक लाए हैं तो वही यही सोच के लाए थे कि क्वेश्चन अपन कर लेंगे। तो क्या लगता है आपको, अगर भाई मैं आपको बोलूं कि मैं अगर इसके अंदर थीटा की जगह पर अगर मैं इसमें 5/12 डालता हूं तो क्या होगा बताइए। अगर मैंने 5/12 डाला तो यहाँ पे हो जाएगा 50 π/12 हो जाएगा। अच्छा, किसी से कैंसिल आउट होता है क्या? 4 से नहीं होता, 2 से हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 2 से हो जाएगा 6, तो 25 π/6 बन रहा है। 25 π/6 इज अ ह्यूज नंबर। अपने को कॉस में 25 π/6 अगर कोई पूछे कितना होगा, तो शायद वो बच्चे जिन्हें पता है 6 से डिवाइड हो सकता है, वो जानते हैं ये 6 से 4 बार डिवाइड होगा, तो वो अच्छे से देख रहे हैं, ये 4π + π/6 लिखा है। हाँ सर, तो साइन के अंदर ये अपने आप में 25 π/6 लिखा है, इसका अंदर साइन में भी सर ये 4π + π/6 ही लिखा है। हाँ भाई हाँ, और आपको पता होगा कि नंबर लाइन पे 4π इधर पड़ता है, हाँ, और 4π पे नो चेंज होता है, हाँ, और अगर नो चेंज होता है तो इसका मतलब ये कि ये वापस बनेगा cos π/6 और ये बनेगा sin π/6, हाँ। और आपको पता होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से पॉजिटिव खुलेगा, तो cos π/6 अपने आप में √3/2 होता है सर। तो इसीलिए अगर किसी ने इसके अंदर निकाला तो आपको पता चलेगा, जैसे आप थीटा की जगह रखोगे cos आपको देगा √3/2 और sin दे देगा 1/2, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ये cos 50 π/12 अपने आप में cos 25 π/6 बनाएगा, और cos अंदर 4π + π/6 छोड़ेगा, और ये अपने आप में cos π/6, इसी तरह से sin, है ना, 25 π/6 इज इक्वल टू में sin π/6 बनेगा, जो कि हाफ होता है। ये √3/2 होता है, तो पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, क्वेश्चन फिनिश। खट से क्वेश्चन हो जाता है, क्या मुश्किल वाली बात है। तो यहां तक तो देखिए मेरे हिसाब से कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, तो आप फटाफट से कॉपी कर लो ताकि अपने आगे बढ़ जाएं जल्दी से, राइट है भाई। हाँ भाई, अगला। अब देखिए सब क्वेश्चन के अंदर अगले ने जेईई मेंस में क्या दिया, क्वेश्चन में दे रखा है ए अपने आप में एक थर्ड ऑर्डर की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, माने इसका इनवर्स पॉसिबल है, ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर में ए ट्रांसपोज इंटू ए दे रखा है, बी बराबर में ये दे रखा है, और बी बी टी पूछा है, बहुत बड़ी बात नहीं है। बी इंटू बी ट्रांसपोज, बी कौन है, ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। अगला बी ट्रांसपोज में वापस से बी की जगह ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज भर दीजिए। अच्छा, अब आपको बस ये याद आना चाहिए कि ट्रांसपोज के टाइम पे ये उल्टा खुलता है, तो ये खुलेगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अच्छा, आगे की तरफ ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज चलने दो, हमें पता है कि ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज तक डन डन, इसकी जगह ये ए खुला। अच्छा, ये ए इनवर्स का ट्रांसपोज बोलो या ए ट्रांसपोज का इनवर्स बोलो, एक ही बात है, बाय प्रॉपर्टी भाई, ये दोनों आपस में स्वैप हो जाते हैं। अच्छा, अभी भी यहां तक भी कोई ऐसा अपने कोई हंगामेदार काम नहीं किया, बस थोड़ा सफाई से लिख देते हैं। अब यहां पर ए इंटू ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज इंटू ए लिखने के मेरे को ऑर्डर है, तो मैं इस ए इनवर्स को नहीं छू रहा, इस ए ट्रांसपोज के इनवर्स को भी नहीं छू रहा, और मैं बीच में ये कर रहा हूं कि मैं इसकी जगह ए इंटू ए का ट्रांसपोज लिख रहा हूं। अच्छा, अब मैं इन दोनों को देखता हूं, ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, हाँ, इंटू में ए ट्रांसपोज और पास में ए ट्रांसपोज का इनवर्स है। थोड़ी सी देर के लिए इसको मन की आंखों से बी देखिए, तो ये बी इंटू बी इनवर्स है, और बी इंटू बी इनवर्स वापिस आई होता है। ओहो,
तो ये भी आई और पास वाला भी आई। ये बात समझ में आई आपको? ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के वापस आई देंगे, तो आई इंटू आई, आई का स्क्वायर बनेगा, आई का स्क्वायर वापस आई देगा और क्लास क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन का आंसर डी बन जाएगा। क्या किया सर? क्या क्या किया? क्या क्या किया मतलब कैसे, क्या क्या किया? देखो अब आराम से एक बार और देख लो, है ना, ताकि आपको भी ऐसा लगे कि हाँ भाई मैंने देखा। क्या क्या किया? देखो साफ सुथरे शब्दों में देखो, बी की जगह ये भर दिया, बी की जगह जो वैल्यू दी थी वो भर दिया। अब हमें पता है ये ट्रांसपोज जब भी खुलता है तो ये उल्टा खुलता है, पहले ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बनेगा, ठीक है। तो मैं आपके सामने ये लिख देता हूं ताकि ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ऐसे खुला। तो जैसे ही ऐसा होगा ना तो ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए दे देगा और ए इनवर्स के ट्रांसपोज में ये दोनों आपस में बदल जाएंगे, ठीक है। तब तक इसको ये जो है ना बीच वाला दिख रहा है ना ए टी ए, है ना, इसकी जगह मैं ऐसा भर देता हूं। भाई ये देखे ध्यान से देखना, इसकी जगह मैंने ये पलट दिया, पलटते ये जो दो जने हैं ना ये आई बन गए। ये क्या बन गए? आई। तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा आई, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया आई, ठीक है। तब तक ये दोनों आपस में स्वैप हुए हैं, ट्रांसपोज अंदर आ गया और ये अंदर चला गया, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन फिर से आई दे देगा, तो आई इंटू आई, आई स्क्वायर और आई स्क्वायर आई बन गया। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन देखिए करामती नहीं आ रहा है मतलब, लेकिन हाँ बच्चा जो वहां पे जा रहा है जिसने सारे 32 34 चैप्टर सारे देख रखे हैं छोटे मोटे सब मिला करके, वो वहां जब एग्जामिनेशन हॉल में लेके बैठा है तो उसे पता होगा वो फिजिक्स भी दे रहा है और केमिस्ट्री भी दे रहा है। उसके पास में इस समय पर 100 के करीब चैप्टर्स का लोड है, और 100 चैप्टर्स जब एक साथ सामने होते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, छोटी मोटी एरर्स भी मारने के लिए काफी है। तो यहां वो छोटी एरर्स हम चाहें तो दिमाग से दूर करें, मजाक से दूर करें, ट्रिक से दूर करें, फंडे से दूर करें, लेकिन करें, और वो पर डे प्रैक्टिस से आएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दे रखा है 3a का इनवर्स। तो पहली बात मुझे पता है कि ये अपने आप में मुझे 3a इनवर्स इंटू a इंटू एडजॉइंट ऑफ b दिख रहा है, जो मुझे एक तो 1/3 दिख रहा है, एक a इनवर्स दिख रहा है, एक a दिख रहा है, एक मुझे एडजॉइंट ऑफ b दिख रहा है, और ये दोनों मुझे i बनते दिख रहे हैं। तो 1/3 इंटू आई इंटू एडजॉइंट ऑफ b दिख रहा है, और मैं बार बार बोलता हूं कि एडजॉइंट भी तो एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स इंटू आई वापिस वही रह जाएगा, तो एक तरह से 1/3 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी रह गया, है ना। अच्छा अब क्वेश्चन में दिया है डिटरमिनेंट ए, तो इसका डिटरमिनेंट से क्या लेना देना? क्वेश्चन के अंदर वापस में एक बड़ी गजब की चीज आ गई कि इसका डिटरमिनेंट से क्या लेना देना। तो चलते हैं बी इनवर्स की तरफ। हमें पता है बी इनवर्स इज इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट बी, हाँ या ना? अरे भाई हाँ या ना बताना तो पड़ता ही कभी कभी। तो मैं वैसे भी कम पूछता हूं, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी, और आपको पता होगा कि मैं डिटरमिनेंट बी की जगह 1/3 रखता हूं, तो यहां एडजॉइंट ऑफ बी है ही, और 3 कहां जाएगा? ऊपर। तो ये जैसे ही 3 ऊपर जाएगा, बड़े ध्यान से सुनते चलना, आप 3 ऊपर भेजें या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां हो जाएगा बी इनवर्स बाय 3 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी बराबर में बी इनवर्स बाई 3 हो गया। तो मैं एक काम करता हूं ना, 1/3 पड़ा रहने देते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी की जगह बी इनवर्स बाई 3 कर देते हैं। तो फाइनली अगर देखा जाए तो मेरे पास में आंसर हो जाएगा बी इनवर्स बाई 9 माने सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या आपको क्लिक करा कि अपन क्वेश्चन में कहां चल रहे हैं? माने क्वेश्चन बनते हैं और थोड़ा सा याददाश्त पे थोड़ा जोर डालना पड़ता है कि बनेगा नहीं बनेगा, इस उलझन के बीच में बन जाते हैं, मतलब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भाई, तो ये तो हुआ हमारी तरफ से आज का कार्यक्रम कि हमने इनवर्स के क्वेश्चन वगैरह सब लगा डाले, है ना। तो अब आपसे लेता हूं इजाजत, ठीक है, आज के दिन पे इतना ही। और जैसा कि हम लोग एक एक क्वेश्चन हर प्रकार के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको पहले ही पता है हम इतनी मेहनत सिर्फ आप ही के लिए कर रहे हैं। भाई तो दो जने आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं, जब 2 जने आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं, मैं और आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इस बार रिजल्ट तो अच्छा आना बनता है। तो मेरा तो ख्याल है आपकी सारी तैयारियां पूरी होंगी, भले समय कम है ज्यादा है जो भी है जैसा भी है, सभी के पास उतना ही है, तो अपन मेहनत कर रहे हैं और हमें बहुत जरूरत है सम्मान की, क्योंकि हम लड़ाई चल रहे हैं। और देखिए साहब, पैसे की जरूरत अलग होती है, सम्मान अलग होता है, तो इस बार तो अपने को फुल प्रूफ कुछ करके दिखाना है, याद है ना। तो माता पिता से बहुत सम्मान पाना है, उनसे बहुत सम्मान तो खैर करना ही है, अपने को ताउम्र करना है, और भाई बहनों से तो खैर नौक झोंक चलती रहती है, लेकिन हिंसा से दूर रहना है, समझ रहे ना आप। और मित्रों से हमेशा प्रेम बना के रखना है, मास्क जरूर पहनना है। जय हिंद सब।